Hello lovely people, good wishes, warm welcome to all. So here we are with another lecture. In this lecture, we will be dealing up with the issue and we will be solving problems related to that. The previous lectures we studied about the concept of determinants, the basic methods to find out the determinants, and then we found out some of the types of determinants, conjugate elements, applications of determinants. Without further delay, let's get started. Now before discussing the Cramer's rule, first of all let us know about the basics of linear equations. If we are having a system of linear equations, then to solve that by using the determinants, we are using the Cramer's rule. Before that, let us know some of the basic points related to it. First of all, what is linear equation? Linear equation क्या होती है? Generally, एक straight line की जो equation होती है, that is like this: x plus 2y is equal to 5. These type of equations are basically linear equation. Linear equation क्या होती है? कि कोई भी ऐसी equation is of first degree in all the unknown. एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो होती है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बनती है. एक पर्टिकुलर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितने भी अननोन्स हैं वो सभी अननोन्स की मैक्सिमम पावर अगर 1 हो then that type of equation is known as linear equation. For example, these equations in अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन में this variable x is having power 1 एंड y इज हैविंग पावर 1. तो इसमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स थे, दो अननोन्स थे, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है. तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. सिमिलरली अगर मैं इस केस में देखूँ तो इस इक्वेशन में z, u एंड y दीज आर थ्री अननोन्स और तीनों अननोन्स की पावर देखें तो वो पावर्स है 1. मैक्सिमम पावर्स आर 1. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन. इन जनरल एक लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. This equation x1, x2 up to xn, these are the unknown terms or the variable terms, and a1, a2 up to an are the coefficients, b is the constant term. तो यहाँ पर x1, x2 up to xn इन सभी unknowns की जो maximum power होगी, इन सभी की जो डिग्री होगी is 1. That is why this is a linear equation. तो एक general equation को हम इस तरह से represent करते हैं. Now let us move towards the system of linear equations. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस को ग्रुप वाइज अगर हम लोग लिखते हैं दैट ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग लीनियर सिस्टम्स भी बोलते हैं. तो बेसिकली बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पर इस एग्जांपल की बात करूँ, इट इज वन लीनियर इक्वेशन, दिस इज द सेकंड लीनियर इक्वेशन. तो ये जो ग्रुप है दो लीनियर इक्वेशंस का, दिस इज नोन एज अ लीनियर सिस्टम. सिमिलरली अगर मेरे पास बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस हो, देयर आर n लीनियर इक्वेशंस, इन सभी लीनियर इक्वेशंस का जो ग्रुप होगा दैट विल बी नोन एज द लीनियर सिस्टम और द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. नाउ द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या लीनियर सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड सेकंड इज इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसे इक्वेशंस का सिस्टम व्हिच इज हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. व्हाट डज दिस सॉल्यूशन मीन? जिस तरह से हम एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन की बात करें, अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हम अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट करें. तो दैट की उन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई. फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस की मैं बात करूँ तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1. अगर मैं x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं देन दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. Now this is known as the solution of this system. यानी कि x और y की अननोन जो टर्म्स हैं उन अननोन टर्म्स की या वेरिएबल्स की कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करना जिन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूं देन दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स की मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सच दैट all the linear equations are simultaneously satisfied. यानी कि हमारे पास बहुत सारी linear equations है. जैसे कि let us say we are having these two linear equations. इन दोनों linear equations में हमारे पास x, y, z and u. There are four variables. तो इन दोनों इन दोनों linear equations का solution find out करना means इस system of linear equations का solution find out करने का मतलब ये है कि जो unknown terms यहाँ involved है इन सबकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है सच दैट इन वैल्यूज को अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में रखूं तो बोथ दीज इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली. दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम? अब एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी तो उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे ही.
ऐसा भी हो सकता है कि हमें अननोन टर्म्स की कोई भी ऐसी वैल्यू ना मिले जिससे सभी इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती हो। तो बेस्ड अपॉन द सॉल्यूशन, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वी आर हैविंग द टू सिस्टम्स, कंसिस्टेंट और द इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनके पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन, यानी कि एक सिस्टम जिसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करे, कम से कम एक कॉम्बिनेशन तो हो हमारे पास अननोन टर्म्स का, जिनको अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पुट करूं तो ऑल द लीनियर इक्वेशंस विल बी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, सो देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस सिस्टम के लिए मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मुझे ये देखना है कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, यानी कि x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, will satisfy both these linear equations simultaneously। अब यहाँ पर अगर मैं सिस्टम को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 4, y की वैल्यू आ जाती है 3। तो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज हियर, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है x और y की वैल्यूज का, जिनको अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करूँ देन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस विल बी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मिला है x एंड y का। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है x और y का, जो कि इस दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस इज नोन एज अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इस सिस्टम के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम बिकॉज यहाँ पर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस टाइप के सिस्टम की बात करूं तो इस टाइप के सिस्टम को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू आती है 7 माइनस k, where k is any number। सिस्टम को अगर मैं सॉल्व करूं देन वी आर गेटिंग x एंड y वैल्यू एज दिस। के यहाँ पर कोई भी नंबर है तो के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ एंड वी कैन गेट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y। So basically in general x is equal to k and y is equal to 7 minus k. This is the solution of this type of linear system। and अगर मैं a की वैल्यू को a की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँ यहाँ पर, तो we will be getting many values of x and y which will satisfy these two equations simultaneously। So x is equal to 1, y is equal to 6, x is equal to 2, y is equal to 5, x is equal to 3, y is equal to 4। तो इस टाइप से बहुत सारे कॉम्बिनेशन मेरे पास मिलेंगे x और y की वैल्यूज के, जो कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं। So in this case, we are saying that the system of linear equation is having infinitely many solutions, क्योंकि k के different different values को रखने पर हमारे पास और y की बहुत सारी values, बहुत सारे combinations मिल जाएंगे। तो because it is having at least one solution, कम से कम एक solution तो exist कर ही रहा है, more than one हो तो कोई problem नहीं है, at least एक solution तो exist कर रहा है। So that is why this system is known as consistent system of linear equation। System of linear equation which is having at least one solution, that is known as a consistent system। So now what is an inconsistent system? Inconsistent system का मतलब क्या होता है कि एक system of equations which is having no solution। तो जैसे कि हमने कहा कि एक system of linear equations अगर हमारे पास है तो उनका या तो कोई भी solution exist नहीं करेगा या फिर उनका कोई solution भी exist कर सकता है। तो ऐसे system of linear equation जिनका कोई भी solution exist ना करे, that is known as inconsistent system। For example, this type of system, यहाँ पर two linear equations हैं, this is known as a system of linear equations। तो this system does not have any solution। इसका मतलब x और y की कोई भी ऐसी values मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पर जिनसे ये दोनों linear equations simultaneously satisfy हो जाएं। तो this type of system is inconsistent system। तो इस discussion से हमने ये conclude किया कि एक system of linear equations के पास या तो एक solution होगा या फिर infinitely many solutions हो सकते हैं या फिर कोई भी solution नहीं होगा। So these are the three types of solution which a system of linear equations can have। Now Cramer's rule से हम लोग क्या करते हैं, Cramer's rule is basically used to find out the solution of a system of linear equations। अगर हमारे पास linear equations का एक system है तो उसका जो भी solution होगा या तो उसका solution exist करेगा या फिर नहीं, ये चीज भी हम लोग चेक करते हैं Cramer's rule से, प्लस उसका जो भी solution find out हो रहा है वो भी हम लोग Cramer's rule की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं।
Let us see what is this Cramer's rule and how we can apply this rule to find out the solution to a system of linear equations. उसके लिए let us say we are having three linear equations in three variables. हमारे पास let us say this is a system of linear equation जिसे हमने A नाम दे दिया and this is यहाँ पर जो number of linear equations हैं this is 3 and number of variables are also 3. तीन variables हैं x y z and तीन ही linear equations हैं. तो इस टाइप का जो system है उसमें मुझे x y and z की values find out करनी है such that all these three equations are simultaneously satisfied. यहाँ पर x y and z these are the variable terms or the unknown terms. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. These are the coefficients of X, Y and Z. And D1, D2, D3 यहाँ पर क्या है constant terms. पर्टिकुलर अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो वो भी इस टाइप की होती है. उसमें क्या होता है देयर आर वेरिएबल टर्म्स और द अननोन टर्म्स जैसे कि यहाँ पर है एक्स एंड वाई. कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ 2 and 1 जैसे इस केस में एंड देयर इज अ कांस्टेंट टर्म लेट अस से यहाँ पर 3 है. तीन टाइप की क्वांटिटीज होती हैं पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन में. सिमिलरली यहाँ पर भी तीन टाइप की क्वांटिटीज है कोफिशिएंट्स the variables and the constant terms. Now to solve this system यानी कि x, y and z की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं. उस प्रोसीजर में सबसे पहले हमारा काम क्या होगा हम एक डिटर्मिनेंट b फॉर्म करेंगे बिकॉज क्रैमर्स रूल इज बेसिकली कि हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करेंगे. Now, first of all, we will be finding out the determinant b. डिटर्मिनेंट b फॉर्म करेंगे कैसे ये जो भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल टर्म्स के x का जो भी कोफिशिएंट होगा y का जो भी कोफिशिएंट है z का जो भी कोफिशिएंट है इन कोफिशिएंट टर्म्स की हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट b फॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट b को फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट वेरिएबल इज x. तो x वेरिएबल के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं तीनों इक्वेशंस में उन सभी कोफिशिएंट्स को मैं क्या करूंगी कॉलम वाइज लिख देंगे. तो यहाँ पर x के तीन कोफिशिएंट्स हैं a1, a2 एंड a3. इन तीनों को कॉलम वाइज लिख देंगे एंड दिस विल फॉर्म द फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट b. सिमिलरली डिटर्मिनेंट b का जो सेकंड कॉलम होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y. कोफिशिएंट्स ऑफ y आर b1, b2, b3. तो यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है दैट इज द कोफिशिएंट्स ऑफ y. थर्ड कॉलम में हम z के सभी कोफिशिएंट को कॉलम वाइज लिख देंगे एंड दिस विल बी द थर्ड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट d. तो यहाँ पर बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल्स एंड थ्री इक्वेशंस तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट d हम लोग फॉर्म करेंगे दिस विल बी अ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट एंड whose columns will be made out of the coefficients of variable terms. Now after this determinant d we have to find out the determinants di. हमारे पास यहाँ पर तीन डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट होंगे. देयर आर थ्री वेरिएबल्स तो हम लोग थ्री डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करेंगे नेम्ड एज d1, d2 एंड d3. d1, d2, d3 डिटर्मिनेंट्स कैसे फॉर्म करेंगे we will be forming these determinants by using this determinant d. डिटर्मिनेंट d में हम लोग क्या करने वाले हैं हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स का एक कॉलम है d1, d2 एंड d3. d1, d2 एंड d3 इन कांस्टेंट टर्म्स का हमने एक कॉलम बना लिया. तो हम क्या करने वाले हैं वन बाय वन डिटर्मिनेंट d के एक एक कॉलम को d1, d2, d3 से रिप्लेस कर देंगे. सबसे पहले हम लोग कॉलम 1 को d1, d2, d3 से रिप्लेस करेंगे. फिर हम कॉलम 2 को d1, d2, d3 से रिप्लेस करेंगे. फिर d का जो भी थर्ड कॉलम है उसे d1, d2, d3 से रिप्लेस करेंगे एंड वी विल फॉर्म दीज डिटर्मिनेंट्स d1, d2 एंड d3. So di is the determinant which is obtained by d by replacing its ith column by the column containing d1, d2 and d3. Now, first of all, we will be forming the determinant b1. Originally, जो determinant b था, that was like this. हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम ऑफ b को d1, d2, d3 से रिप्लेस करते हैं. a1 is replaced by d1, a2 is replaced by d2 and a3 की जगह हमने d3 रख दिया एंड बाकी जो दो कॉलम्स थे उनको एज इट इज रखा. देन फ्रॉम b determinant we are getting this determinant b1. सिमिलरली d2 डिटर्मिनेंट फॉर्म करने के लिए कॉलम 2 को हम लोग चेंज करेंगे बाय d1, d2, d3. कॉलम 2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे d1, d2 एंड d3. देन वी विल बी गेटिंग डिटर्मिनेंट d2 एंड जो भी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 होंगे रिमेनिंग कॉलम्स जो होंगे उन्हें हम एज इट इज. तो नाउ d3 डिटर्मिनेंट को फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे C1, C2 एंड C3 यानी कि इस टाइप का ये जो थर्ड कॉलम है इस थर्ड कॉलम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय d1, d2 एंड d3. देन वी विल गेट द डिटर्मिनेंट d3 आउट ऑफ डिटर्मिनेंट d. जबकि जो C1 एंड C2 कॉलम्स हैं उन्हें हम एज इट इज रखें. नाउ हमारा नेक्स्ट
वर्क क्या है, D1 D2 D3 को D की टर्म्स में फाइंड आउट करें। D1 D2 एंड D3 को हम लोग ओरिजिनल कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट D की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो हमारे पास ये था। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें D1 D2 और D3 की वैल्यू पता है। फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ D1 D2 एंड D3। हम क्या करेंगे, D1 को D की टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए सिंपली D1 D2 एंड D3 इन तीन नंबर्स की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस वो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। तो जो भी लीनियर सिस्टम था उसमें से D1 D2 एंड D3 की ये जो वैल्यूज हैं उन्हें हमने जब पुट कर दिया, then we are getting this type of determinant B. Determinant B1 reduces to this type of determinant, and then we have put the values of D1 D2 and D3 here. अब यहाँ पर इस determinant को हमें solve करना। Now using the property of determinant, because यहाँ पर जो first column है it is the sum of three terms, इस वजह से इस टाइप के determinant D1 को हम लोग further तीन determinants के sum की form में express कर सकते हैं। तो D1 डिटर्मिनेंट को हमने इस तरह से तीन डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट कॉलम था दैट वाज दिस, सेकंड डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट कॉलम था दैट वाज दिस, एंड थर्ड डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट कॉलम था दैट कंसिस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ टर्म्स। So now D1 is the sum of three determinants. अब इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को हमें इवेलुएट करना है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की बात करूं, लेट अस से दिस इज डिटर्मिनेंट 1, दिस इज डिटर्मिनेंट 2 एंड दिस इज डिटर्मिनेंट 3। तो डिटर्मिनेंट 1 में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट कॉलम में x कॉमन है। फर्स्ट कॉलम में x कॉमन होने की वजह से इस x को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, वी कैन टेक इट आउट कॉमन। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट 1 जो था वो इस टाइप का डिटर्मिनेंट बन गया जब मैंने x को बाहर निकाल लिया आउट ऑफ द कॉलम 1। सिमिलरली डिटर्मिनेंट बात करें तो डिटर्मिनेंट 2 में भी फर्स्ट कॉलम में जो टर्म है y, वो y टर्म कॉमन है, तो इस टर्म को हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर ले लेंगे, देन दिस सेकंड डिटर्मिनेंट विल रिड्यूस टू दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, y को कॉमन ले लिया। Similarly, third determinant will reduce to this type of determinant when we take out common the component z from column 1 of this determinant A। तो इस तरह से D1 determinant जो है वो इस टाइप के determinants में convert हो गया। Now if we see this type of determinant, इस determinant में column 1 and column 2 both are identical, column 1 and column 2 identical है, and by properties of determinant इस determinant की value हो गई 0। Similarly, इस टाइप का डिटर्मिनेंट में C1 एंड C3 बोथ आर सेम, बिकॉज डिटर्मिनेंट में जब भी दो कॉलम्स या दो रोज सेम होती हैं देन द डिटर्मिनेंट वैनिशेस, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो गई। एंड व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट B। ये बिल्कुल सेम डिटर्मिनेंट B के इक्वल है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट D1 हमारे पास क्या आ गया, दैट कम्स आउट टू बी XB प्लस 0 प्लस 0। इस तरह से डिटर्मिनेंट D1 की वैल्यू जो आ गई that comes out to be xp plus 0 plus 0. So in this way we have found out the determinant d1 in terms of d. So we have got that d1 जो है that is equal to xp. Similarly इस तरह से हमने d1 की वैल्यू निकाली d टर्म्स में, उसी तरह से d2 एंड d3 को जब हम d की टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं then we get that d2 is equal to yd and d3 is equal to zd। इस तरह से d1 d2 एंड d3 को हमने डिटर्मिनेंट d की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। Now we have two cases here. First is whether d is equal to 0 or d not equal to 0. तो यहाँ पर दो केसेस आए। अगर हम केस 1 की बात करते हैं, केस 1 में let us say d is not equal to 0। अगर कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट b नॉन जीरो हुआ देन उस केस में d1 d2 and d3 will also be नॉन जीरो। कि d नॉन जीरो है and d1 d2 and d3 will be नॉन जीरो। तो उस केस में हम इन तीनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 की हेल्प से x y एंड z की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज d इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से जब हम लोग x y एंड z की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं देन वी गेट दैट x इज इक्वल टू d1 बाई d, y इज इक्वल टू d2 बाई d, z इज इक्वल टू d3 बाई d। तो यहाँ से हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आ गया x y एंड z की वैल्यूज का will satisfy the system of linear equations. So this type of solution is a unique solution. यहाँ पर d not equal to 0 केस में हमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है x, y and z की वैल्यूज का which satisfy the system. So in this case we say that d not equal to 0 केस में we are getting only a unique solution. So the system is consistent and has a unique solution when the coefficient determinant b is not equal to 0.
नाउ लेट अस सी द सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास d जो है दैट इज 0। अगर हमारे पास कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट d 0 आ जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता होगी एंड d इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म फ्रॉम कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पता होने के बाद डिटर्मिनेंट d की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करें, इट कम्स आउट टू बी 0। देन उस केस में क्या होगा, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 की हेल्प से अगर हम देखें तो अगर d 0 है तो d1, d2 एंड d3 ऑल विल बी 0। ठीक है, अगर d 0 है वहां से क्या आ रहा है कि d1, d2 एंड d3 ऑल द डिटर्मिनेंट्स आर। नाउ यहाँ पर भी d इज इक्वल टू 0 में भी हमारे पास टू केसेस हैं, a एंड b। फर्स्ट केसेस कि d1, d2 एंड d3 आर नॉट ऑल 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, d इज इक्वल टू 0 केस में हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर d 0 है, d1, d2, d3 भी 0 होने चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर सिस्टम को सॉल्व करते टाइम हम लोग d, d1 एंड d3 इन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास दो रिजल्ट्स निकल के आते हैं। अगर d 0 है तो उस केस में या तो d1, d2, d3 सभी 0 ना हो, दैट मीन्स कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ दीज थ्री डिटर्मिनेंट्स इज नॉन जीरो। ठीक है, वो तो जब हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे d1, d2, d3 की, देन विल फाइंड आउट वेदर दीज आर 0 और नॉट। इनकी अगर नॉन जीरो वैल्यूज आती हैं, यानी कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ d1, d2, d3 इज नॉन जीरो, देन उस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि दिस सिस्टम इज हैविंग नो सॉल्यूशन एट, यानी कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग d इज इक्वल टू 0 पर d1, d2, d3 सभी 0 आने चाहिए। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स के टाइम पे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम पे अगर d इज इक्वल टू 0 के केस में एनी वन आउट ऑफ d1, d2, d3 इज नॉन जीरो, देन we can say that the system is having no solution or the system is inconsistent। लेकिन अगर d is equal to 0 आने पर d1, d2, d3 तीनों 0 आ गए, तब then in that case we will say that system is having infinitely many solutions। ठीक है, तो d1, d2, d3 अगर 0 आ जाते हैं along with d is equal to 0, then the system will be having infinitely many solutions, otherwise system will have no solution। तो यहाँ से अगर d is equal to 0 होता है तो उस केस में या तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट, यानी कि सिस्टम के पास या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो d इज इक्वल टू 0 केस में कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट दोनों केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन d नॉट इक्वल टू 0 केस में सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा बट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। नाउ लेट अस समराइज whatever we have studied till now। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लोग क्रैमर्स रूल की बात करते हैं तो बेसिकली क्रैमर्स रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमारे पास है तो उसमें सबसे पहले उसे सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट सम डिटर्मिनेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट d, d1, d2 एंड d3 फॉर्म करेंगे आउट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर हमारे पास इस टाइप का एक लीनियर इक्वेशंस है, थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट d which is the coefficient determinant, जो कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की हेल्प से हमने फॉर्म किया, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आफ्टर फाइंडिंग आउट द कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट d, हमारे पास दो केसेस आते हैं, या तो d 0 हो या फिर d नॉन जीरो हो। If d is non-zero, then we say that the system is having a unique solution, and वो unique solution इस तरह से दिया जाएगा, x is equal to d1 by d, y is equal to d2 by d, and z is equal to d by d। So this is the unique solution corresponding to d not equal to 0। अगर d 0 हो जाता है तो उस केस में या तो सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास एटलीस्ट वन आउट ऑफ दीज d1, d2, d3 is not zero, then we directly say that system is inconsistent। सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। d1, d2 and d3 are zero along with d is equal to 0। इस टाइप के केस में सिस्टम के पास या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो इन दिस केस d1, d2 एंड d3 के केस में हमने यहाँ पर ये देखा था उनके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। पर यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी आ जाती है कि जब d1, d2, d3 0 हो तो उस केस में सिस्टम के पास या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दोनों केसेस पॉसिबल है इन द केस व्हेन ऑल द फोर डिटर्मिनेंट्स आर 0। बट जब d 0 हो और इन तीनों में से कोई एक डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो निकल आए तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इफ डी नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, बट अगर d1 d2 एंड d3 0 होंगे तो सिस्टम के पास या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होगा। वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा सिस्टम में कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, इफ वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी देयर। Now let us move towards the working step to solve the linear equations by Cramer's rule. Cramer's rule की हेल्प से अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, स्टेप बाय स्टेप उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो देखते हैं। So the first step is we have to express the system in the standard form. So what does this standard form mean? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती है उनमें वेरिएबल टर्म्स भी होती हैं एंड कांस्टेंट टर्म्स भी होती हैं। तो वेरिएबल टर्म्स को अगर हम लोग एक साइड ऑफ इक्वेशन पे रख लें एंड कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर रख लें, देन दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से एक इक्वेशन दी जा सकती है x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से भी हम लोग एक लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अगर इस लीनियर इक्वेशन में मैं वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पर रख दूं एंड कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पर रख दूं, तो दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम यही स्टैंडर्ड फॉर्म हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉलो करनी है। तो सबसे पहले तो सिस्टम को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद हमें एक डिटर्मिनेंट डी फॉर्म करना है, दिस आर कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट। कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म करते हैं? इन वेरिएबल टर्म्स के जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उन कोफिशिएंट्स को हम लोग कॉलम वाइज लिख लेते हैं एंड देन वी फॉर्म द डिटर्मिनेंट डी। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट डी को फॉर्म करने के बाद हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन वी विल चेक वेदर इट इज 0 और नॉन 0। सबसे पहले कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट डी फॉर्म किया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अगर डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू नॉन 0 आती है देन वी से दैट द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जो प्रोसीजर हमने जो थ्योरी हमने पहले डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग अगर डिटर्मिनेंट डी नॉन 0 आएगा then the given system will be having a unique solution and that unique solution will be given by x, y and z values. So x will be equal to d1 by d, y will be equal to d2 by d and z will be equal to d3 by d. तो जब भी हमारे पास d नॉट इक्वल टू 0 आएगा उस केस में हम लोग d1, d2 and d3 डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे and then by using these determinants we will find the values of x, y and z and we will get a unique solution out of it. देन आफ्टर दिस अगर हमारे पास कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट डी 0 आ जाता है देन हम क्या करेंगे, मतलब कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट डी इज 0 तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग थ्री सिस्टम थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, यहाँ पर थ्री लीनियर इक्वेशंस हैं इन थ्री वेरिएबल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग थ्री वेरिएबल्स तो इन तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के इक्वेट कर देंगे। लेट अस से हमारे पास एक वेरिएबल है x y एंड z वेरिएबल्स में से लेट अस से मैंने x वेरिएबल चूज किया, इस x वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट k के इक्वेट करते हैं। तो इस कांस्टेंट के इक्वेट करने के बाद लेट अस से वी आर हैविंग दीज थ्री इक्वेशंस। तो इन तीनों इक्वेशंस में हमें कोई भी दो इक्वेशंस को चूज करना। लेट अस से आई एम चूजिंग हियर इक्वेशंस 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू k वैल्यू जो हमने पुट की, ये x इज इक्वल टू k वैल्यू हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस में पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन टर्म्स ऑफ k। तो यहाँ पर x को k पुट करने के बाद कोई भी जो तीन इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर है इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशंस, लेट अस से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू को पुट कर देंगे इज इक्वल टू k। तो x की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं दे विल रिड्यूस टू टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ k। x, y एंड z की वैल्यू जब हमारे पास k की टर्म्स में आ जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही तीनों वैल्यूज हम लोग इक्वेशन नंबर 3 जो कि रिमेनिंग इक्वेशन है, रिमेनिंग इक्वेशन में x, y एंड z की वैल्यूज पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ k। देन आफ्टर दैट क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज होंगी, x, y एंड z की वैल्यूज इस थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद या तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर तो ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है बाय द वैल्यूज ऑफ x, y, z इन टर्म्स ऑफ k, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है देन these values will represent the solution of given system and there will be infinitely many solutions। तो अगर x, y and z की वैल्यूज
थर्ड इक्वेशन में जाके सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी से दैट द सिस्टम इज हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, देन द गिवन सिस्टम विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन एट। तो थर्ड इक्वेशन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करनी है ए की टर्म्स में। थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, then system will be having infinitely many solutions. Now we are having a linear equation, two linear equation in two variables x and y. We have to solve it using determinant. First of all, we will write this in the standard form, and as we see here, whole of the system is already in its standard form. The variable terms are on the left hand side and the constant terms are on the right hand side. And let me name this system as system A. So now we have to find out the determinant D, the coefficient determinant D. We are having two equations in two variables. So this determinant D will be a order 2 determinant. And first of all, first column will have the coefficients of x. This is 2 and 4, and the second column will be having the coefficients of y. So this is 7 and 14. Now let me solve this determinant D to find its value. So this will be 28 minus 28 is 0. So this determinant comes out to be 0. अब ये determinant 0 है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स में से, बिकॉज वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल हम चूज करेंगे, उसे हम किसी कांस्टेंट के इक्वेट कर देंगे. That we have considered that x is equal to k. Now what we will do is, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है and let us say this is the second equation. तो हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. Let us say we have put this value x in equation number 1. तो यहाँ पर equation number 1 will become 2k plus 7y is equal to 9. तो यहाँ से हमें क्या करना है, हम यहाँ से डायरेक्टली y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन डायरेक्टली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एज 9 minus 2k upon 7. अब यहाँ पर x की वैल्यू भी हमें मिल गई k की टर्म्स में एंड y की वैल्यू भी k की टर्म्स में मिल गई फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ व्हाट वी विल डू इज x एंड y की वैल्यू हमें पुट करनी है इन द रिमेनिंग इक्वेशन व्हिच इज इक्वेशन नंबर 2 एंड वी विल सी वेदर दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. तो जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 4x plus 14y is equal to 18. इसमें x and y की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो दिस विल बी 4k plus 14 into 9 minus 2k by 7 is equal to 8. So after solving this expression, what we are getting here is we will be getting 4k plus 18 minus 4k is equal to 18. This means 18 is equal to 18. इसका मतलब ये है 18 is equal to 18. This is true. तो इसका मतलब ये है कि x एंड y की ये दो वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रही है. Because x and y is satisfying this equation number 2, this means the system of linear equations will be having infinitely many solutions. तो यहाँ पर क्योंकि डिटर्मिनेंट भी आया था, तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो या फिर इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि x एंड y की वैल्यूज से हमें ये पता चला कि इस सिस्टम के पास एक्चुअल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं एंड दोस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी गिवन बाय x is equal to k and y is equal to 9 minus 2k by 7 where k is any number. यहाँ पे कोई भी नंबर है, k की डिफरेंट वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, x एंड y के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल. द नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक दिस. यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर. लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड्स द शॉर्टेस्ट साइड्स बाय 8 सेंटीमीटर and the sum of lengths of longest and shortest side is given to be the twice of length of the other side. We have to find the length of sides of the triangle. So first of all हमें triangle की sides की length find out करने के लिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि we are having a triangle. Let us say we are having a triangle named as A, B and C. And because we have to find the length of each side, so let us say the sides of the triangle are X, Y, Z.
Let the sides of triangle be x centimeter, y centimeter and z centimeter. अब because यहाँ पर shortest और longest sides का given है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, we will determine the order of this, we will assume the order of these sides. Let us say these sides are like this, x is greater than y and y is greater than z. That means कि सबसे longest sides हमारी x है, सबसे shortest side है z and the other side here is y. So now we are having three sides with this order. Now we will form first of all the linear system, linear equations. First of all हम लोग form करेंगे by using this statement and then we will solve these equations to find out the values for x, y and z. First of all, the perimeter of triangle is 45 centimeter. Perimeter means total sum of lengths. That means according to given question, the system of linear equations which we are given here is, first equation is x plus y plus z is equal to 40. Next, the longest side exceeds the shortest side by 8 centimeter. Longest side is x, shortest side is z. According to this, x and z differ by 8 centimeter. Longest side x exceeds the shortest side z by 8 centimeter. And third is sum of lengths of longest and shortest sides is twice the length of other side. यानी कि x plus z जो है that is equal to twice of y, or we can write this as x plus z minus 2y is equal to 0. So these are the three equations which we have formed here. तो इस तरह से हमें एक system of linear equations मिल गया. Now we have to solve the system of linear equation to get the values of x, y and z. तो उसके लिए हम लोग determinants की help लेंगे, Cramer'S rule का use करेंगे. First of all, we will write this system in the standard form. ये system already हमने standard form में लिख दिया है. यहाँ पर left hand side में जो भी variable terms है and right hand side consists of the constant term. So this is a standard form. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब determinant d find out करेंगे. Determinant d यानी कि coefficient determinant. Coefficient determinant find out करने के लिए यहाँ पर first column will consist of the coefficients of x. तीनों equations में जो x के coefficients हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे, this will be 1, 1 and 1. y के coefficients की बात करें तो this will be 1, 0 and minus 2. And third column will consist of coefficient of z. So this will be 1, minus 1 and 1. This coefficient determinant d is a three order determinant. Three order determinant है तो इसको हम लोग किसी भी मेथड से evaluate कर सकते हैं. After evaluating this determinant, we have found out that इसकी value जो found out हुई है वो है -6. Now d is equal to -6 and this is a non-zero value. अब यहाँ पर coefficient determinant non-zero है, this means कि the given system is having a unique solution and the unique solution will be given as x is equal to d1 by d, y is equal to d2 by d, and the third component z, this will be given as d3 by. यहाँ से because d is non-zero, the unique solution is this. Now we need to find out the values of d1, d2 and d3. तो सबसे पहले हम लोग d1, d2 and d3 फॉर्म करेंगे. What is d1? d1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम होगा d में उसे हम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे. So replacing this first column of d by these constant term, we will get the determinant d1 out of d. So this will be 111 की जगह 45, 8, 0, 45, 8 and 0, and this will be 1, 0, minus 2, 1, minus 1, 1. The other two columns I have written as it is. So this is the determinant d1. Now we will find the determinant d2. d2 determinant find out करने के लिए हम क्या करेंगे, जो second column होगा d का उसे हम constant term से replace कर देंगे and the remaining columns will remain intact. So this will become first column होगा as it is. Second column को हम लोग replace कर देंगे by constant terms. So this will be 45, 8, 0 and this is 1, minus 1 and 1. This is our d2. Similarly, we can find out the value of d3. d3 जो determinant है वो कैसे form करेंगे, जो third column होगा उसे हम constant term से replace कर देंगे and the remaining columns will remain as it is. First column will be as it is, second column will be as it is, and the third column will be replaced by 45, 8 and 0. In this way, we have formed these determinants d1, d2 and d3.
The determinant D1, D2 and D3 need to be evaluated. ये 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं, इन्हें हम इजीली कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं, चार्ज रूल का यूज कर सकते हैं या फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं. These are very simple to calculate. You can calculate it by yourself. Still, if you are having any query, let me know in the comment section. D1 को जब हमने फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई -114. D2 को इवेलुएट करने के बाद इट इज हैविंग द वैल्यू -90 एंड D3 की वैल्यू जो हमें मिली दैट इज -66. Now, using the values of D1, D2 and D3, we can find out the values for X, Y and Z using this equation number 4 से. तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या हो जाएगी D1 by D. D1 is -114 and D is -6. So this will be 114 divided by 6 and it will come out to be 19 centimeter. And Y की वैल्यू हम कैसे find out कर सकते हैं? D2 divided by D. So this will be -90 divided by -6. This will come out to be 15 centimeter. And the component Z will be D3 by D. यानी कि -66 upon -6 this will be 11 cm. X, Y and Z यानी कि जो 3 sides हैं triangle की वो हमने solve कर ली, उनकी values find out की by using determinant. So this is how we apply the concepts of determinant to solve some of these problems. तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में साइड्स ली थी उसी ऑर्डर में हमें साइड्स मिली. X इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड Z इज द शॉर्टेस्ट. वन थिंग टू नोट हियर इज यहाँ पर अगर मैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो दिस सिस्टम यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो. ठीक है, ये हमारे क्या थे? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें या जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, तो उस केस में यहाँ पर D1, D2 एंड D3 टर्म्स थे. तो हमने यहाँ पर देखा कि D1 एंड D2 आर नॉन जीरो. तो इस टाइप का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है दिस इज नोन एज नॉन होमोजीनियस सिस्टम बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स जो हैं 3 कांस्टेंट टर्म्स हैं उनमें से एटलीस्ट एक कांस्टेंट टर्म तो नॉन जीरो है. So that is why this is the non-homogeneous system of equations. Similarly, अगर हम इस system of linear equations की बात करें तो यहाँ पर भी ये जो constant terms हैं वो non-zero है. That is why the system is known as non-homogeneous system of linear equation. Similarly, जो हमने first example किया उसमें भी ये जो constant terms थे they were non-zero. That is why this was the non-homogeneous system of linear equations. Now we need to find out the solution for homogeneous equations. Homogeneous equation के केस में हम किस तरह से प्रोसीड करें? तो सबसे पहले अगर मैं जनरल सिस्टम की बात करूं तो जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाज दिस. स्टैंडर्ड फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो ये था. यहाँ पर अगर ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं D1, D2, D3 इन सभी को मैं जीरो कर दूं देन द सिस्टम ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बिकम लाइक दिस. यहाँ पर सभी के सभी कांस्टेंट टर्म्स जीरो हैं एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स थे उन्हें सिंपली जीरो कर दिया. तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज अ स्पेशल नेम व्हिच इज होमोजेनियस इक्वेशंस और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. नाउ इस सिस्टम के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग द क्रैमर्स रूल. हम क्या करते थे नॉन होमोजेनियस सिस्टम के केस में सबसे पहले डिटर्मिनेंट D फॉर्म करते एंड determinant D was formed from these coefficients that was A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 and C3. राइट, के बाद हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट्स और थे D1, D2 and D3. D1 हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे? फर्स्ट कॉलम को इन कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर. नाउ इन दिस केस दीज कांस्टेंट टर्म्स आर 0, 0 एंड 0. यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो D1 जो डिटर्मिनेंट होगा दिस विल बी लाइक. सिमिलरली D2 डिटर्मिनेंट जो होगा उसमें हम सेकेंड कॉलम को इस कांस्टेंट टर्म्स 0 से रिप्लेस कर देंगे. तो फर्स्ट कॉलम इज एज इट इज A1, A2, A3, सेकेंड कॉलम में 0 एंड थर्ड कॉलम में C1, C2. Similarly, अगर मैं D3 determinant की बात करूँ, this will be formed from D by replacing C1, C2, C3 by zeros. So this will be A1, A2, A3, B1, B2, B3 and 0, 0, 0. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि homogeneous system के केस में
जो D है दैट इज सेम एज दैट ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, लेकिन D1 D2 D3 चेंज हुए। D1 D2 एंड D3 all are having a column of zeros, और इन सभी में एक कॉलम ऑफ जीरो होने की वजह से बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल दीज थ्री आर जीरो। तो होमोजेनियस सिस्टम के केस में क्या हुआ, D1 D2 और D3 के पास एक कॉलम है जीरोस का, जिस वजह से D1 D2 और D3 ये तीनों ही जीरो हो गए। अब हमारे पास दो केसेस बचते हैं, या तो D जीरो हो या फिर D जो है वो नॉन जीरो हो। बट होमोजेनियस सिस्टम के केस में ये श्योर है कि D1 D2 और D3 जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जब D नॉन जीरो था, नॉन होमोजेनियस के केस में जब D नॉन जीरो था, तो उस केस में सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, एंड दैट यूनिक सॉल्यूशन वाज D1 by D, Y was equal to D2 by D, and Z was equal to D3 by D। Now, अगर मैं इसी सेम चीज को होमोजेनियस सिस्टम पर अप्लाई करूं, तो अगर डिटर्मिनेंट D नॉन जीरो हुआ, तो उस केस में क्या होगा, D1 D2 D3 जो होंगे वो तो जीरोस हैं, and for D not equal to zero, this homogeneous system will be having a unique solution, and unique solution for homogeneous system will become x equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0, because homogeneous system के केस में D1 D2 D3 are all zeros। तो अगर D नॉन जीरो हुआ, तो homogeneous system के केस में x y and z are all zeros। D नॉट इक्वल टू जीरो के केस में हमारे पास डायरेक्ट ये सॉल्यूशन आ गया होमोजेनियस सिस्टम के। Now this solution x, y and z is equal to 0. This type of solution is known as trivial solution. Trivial solution का मतलब होता है एक obvious solution, यानी कि अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी को मैं जीरो कर दूं, then that will satisfy all the linear equations। यहाँ पर हम देख सकते हैं x, y and z, इन तीनों को अगर मैं जीरो पुट कर दूं in whole of this system, then these three linear equations will be satisfied। y and z को जीरो पुट कर देंगे तो हमें जीरो वैल्यू ही मिलेगी। This x, y and 0 is known as trivial solution where all the unknowns or all the variable are zeros। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो उस केस में हमें एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। नाउ व्हाट विल हैपन इफ b इज जीरो, उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन फॉर होमोजेनियस सिस्टम। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा कोई भी सॉल्यूशन अगर हमें होमोजेनियस सिस्टम के लिए मिलता है, then that solution will be known as non-trivial solution। Now we have the second case here, b is equal to 0। अब अगर हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करें, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में जब कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जीरो होता था, तो हमारे पास दो केसेस होते थे, या तो सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस थे नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस में, लेकिन होमोजीनियस सिस्टम के केस में d इज इक्वल टू जीरो पर नो सॉल्यूशन का जो केस है इट गेट्स रूल्ड आउट। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो। Cos x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, that means कि all the unknowns is equal to 0. This will always be the solution of homogeneous system। अगर हम homogeneous system की बात करें, then homogeneous system के केस में this is the homogeneous system। यहाँ पर x, y and z को हम लोग अगर 0 रखते हैं, then always this system will get satisfied। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0, this will always be the solution of this system। Hence जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास हमेशा एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो रहेगा ही। इस वजह से नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रूल आउट हो गई, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट d इज इक्वल टू 0 पर जो होमोजेनियस सिस्टम होगा it will have infinitely many solutions। So homogeneous system of linear equation will always be consistent because it will always have a trivial solution where all the unknowns will be zero। Now if we summarize the homogeneous system of linear equations, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले homogeneous system of linear equations में d की वैल्यू फाइंड आउट की। It can be zero और it can be non-zero। और यहाँ पर हमने देखा कि जो थ्री डिटर्मिनेंट्स थे d1, d2 and d3 all were zero।
Now अगर d 0 हुआ तो उस केस में the system will be consistent and it will be having infinitely many solutions. लेकिन अगर determinant d non-zero हुआ तो उस केस में भी homogeneous system of linear equation consistent ही रहेगा, जिसे d is equal to 0 केस में था. बट यहाँ पर क्या होगा कि it will have a unique solution which is equal to the trivial solution, x equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. That means the system of equations will be consistent with the unique solution having all the unknowns equal to 0. So this was about the homogeneous system of linear equations कि किस तरह से यहाँ पर consistency defined होगी. Now let us take some of the problems relating to homogeneous system to understand it better. So now we are having this type of problem where we are having a system of linear equations. अब यहाँ पर जो constant terms हैं वो सभी की सभी zeros हैं. This means कि this is a homogeneous system of linear equations. तो यहाँ पर हमें homogeneous system के according work करना है Cramer's rule में. तो यहाँ पर क्या given है कि हमें एक lambda constant है उसकी value find out करनी है and it is given that this homogeneous system is having a non-trivial solution. एंड हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है. उसके लिए यहाँ पर कंडीशन है कि होमोजेनियस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा. नाउ दिस होमोजेनियस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन d is equal to 0. d is the coefficient determinant. तो coefficient determinant अगर 0 होगा then only it will be having a non trivial solution, जो कि अभी हमने पढ़ा. तो बिकॉज यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. ये सिस्टम ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिकॉज ऑल द कांस्टेंट आर ऑन वन साइड एंड द वेरिएबल टर्म्स आर ऑन द अदर साइड. तो let us say this is the system A, which is a homogeneous system and it is in the standard form. Now we will form the determinant D. Here the determinant D will be formed from the coefficients of x, y and z. x के coefficient से first row बनाएंगे. This will be 2 to 7, the first column, and second column will consist of coefficients of y. This will be 3, -1 and lambda, and the third column will be -2, 3 and -1, which are the coefficients of z. Now here यहाँ पर given है कि this system is having a non-trivial solution. एक homogeneous system के पास non-trivial solution तभी आएगा अगर उसका coefficient determinant 0 होगा. So because it is having non-trivial solution, so we have put d is equal to 0. और इसे determinant d को solve करके हम लोग lambda की value find out करेंगे. So let us find out that. हम यहाँ पर methods properties भी apply कर सकते हैं determinants की to solve this, or we can use the Sar's rule, or we can directly expand it. Let us expand it directly. So using the first row, I am expanding this determinant. Then I'll be getting 2 into 1 minus 3 lambda. This will be minus 3 into minus 2 minus 21, and this will be minus 2 into 2 lambda plus 7 is equal to 0. So this will be 2 minus 6 lambda and plus 6, and this will be 63 minus 4 lambda minus 14 is equal to 0. So let us solve this. This will be minus 6 lambda minus 4 lambda. Taking it to the other side, this will be 10 lambda equal to 57. So lambda will come out to be 57 divided by 10. So this is the value of lambda. Now we have found out the value for lambda and we have to find out the solution of this system. इस सिस्टम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पर ये एक होमोजीनियस सिस्टम है. नाउ दिस होमोजीनियस सिस्टम कैन हैव ईदर अ यूनिक सॉल्यूशन और इट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इस केस में इट इज क्लियरली गिवन कि यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स कि दिस सिस्टम विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम के केस में यूनिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. इस केस में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस होमोजीनियस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं. नाउ आफ्टर द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हाट वी विल डू हियर इज, जो भी हमने प्रोसीजर नॉन होमोजीनियस सिस्टम में अडॉप्ट किया था d इज इक्वल टू 0 होने पर, वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर अडॉप्ट करने वाले हैं. तो उसके लिए वी आर हैविंग हियर 3 वेरिएबल्स x, y एंड z. हम क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक वेरिएबल को चूज कर लेते हैं. लेट अस से वी हैव चूजन द वेरिएबल z.
तो z को हमने k एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, z की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम दोस। तो यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू को पुट करते हैं देन वी विल गेट 2x plus 3y is equal to 2k, and this will be, second equation will reduce to 2x minus y is equal to minus 3k. Now we will have to find the solution of this system. That means we have to find the values of x and y. यहाँ पर हमारे पास एक सब सिस्टम बन गया फिर से। Let us name this subsystem as system B. यहाँ से B सिस्टम में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। Now we will be using Cramer's rule to find out the values of x and y in terms of A. उसके लिए हम फिर से इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट d dash फाइंड आउट करेंगे। Let me name the determinant, coefficient determinant in case of the system B as d dash. Coefficient determinant फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, first of all first column will consist of the coefficients of x which are 2, 2, and then we will having the coefficients of y 3 and minus 1, and in this way we have constructed the determinant d dash. यहाँ पर d dash determinant टू ऑर्डर का determinant फॉर्म हुआ because we are having two equations in two variables. तो यहाँ पर d dash की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें so this will be -2 -6 will be -8 which is non-zero. अब यहाँ पर जो coefficient determinant है it is not equal to 0, it means the system B will be having some unique solution, and that unique solution will be given as d1 divided by d dash and y will be given as d2 divided by d dash. d1 की वैल्यू क्या होगी, d1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट कॉलम होगा d dash का उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे. So this will be 2k and minus 3k. Other column will be as it is. Now this is the determinant d1. Similarly, what will be the determinant d2? Determinant d2 will be जो फर्स्ट कॉलम है उसे हम एज इट इज लिखेंगे एंड सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से. सो दिस विल बी determinant d2. We have to find out the values of d1 and d2, and from that we will find the values of x and y respectively. Now after finding the values of d1 and d2, what we are getting here is d1 is coming out to be 7k and d2 is coming out to be 10k. So using these values what we are getting is x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई d1 by d dash which will be -7k upon 8, and y की वैल्यू क्या होगी d2 by d dash, sorry -10k upon -8, and this will be 5 upon 4k. तो यहाँ से x y की वैल्यू ये आ गई k की टर्म्स में and z was equal to k. Now what we have to do is, now we have to put these values of x, y and z in equation number 3. तो हम ये देखते हैं कि equation number 3 satisfy होगी या नहीं होगी. In x, y, z values in equation 3 we will get 7 into -7k by 8 and lambda की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. It was 7 upon 10 into y की वैल्यू 5k upon 4 and minus k is equal to 0. अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या ये इक्वेशन जो है थर्ड वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही. इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें देन वी विल बी गेटिंग 0 हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 0 is equal to 0 which is 2. This means this x, y and z values give me the infinitely many solutions of this homogeneous system. तो लैम्डा की वैल्यू हमने कंडीशन से फाइंड आउट की, जबकि क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, x, y and z की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. Because k is any number which we have assumed, तो यहाँ पे k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर हमें x, y, z के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे. So this was all about today's lecture. In the next lecture, we will be dealing up with the left part of matrices, where we will be finding out about inverse of a matrix and solving the system of linear equations by the matrix method. In this lecture, we studied about the Cramer's rule, और उससे पहले हमने linear equations और system of linear equations से related कुछ basics थे वो हमने cover किए. के बाद हमने क्रैमर्स रूल का पूरा थ्योरी देखा एंड वर्किंग स्टेप्स देखे, किस तरह से हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम को और होमोजीनियस सिस्टम के केसेस में किस तरह से क्रैमर्स रूल को अप्लाई करेंगे एंड उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस देखे. So this was all about today's lecture.
Meanwhile, if you are having any doubt or query regarding whatever we have studied till now, let me know in the comment section. Till then, keep practicing, keep learning, and stay tuned.